हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 3 जिसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जनरली हम यहाँ पर मैकेनिक्स का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। मैकेनिक्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम मैकेनिक्स के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं कि मैकेनिक्स क्या होता है। ठीक है, मैकेनिक्स है क्या? देखिए, जनरली इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स It is a branch of physics which deals with the study of rest and motion। ठीक है, वह ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो रेस्ट एंड मोशन के बारे में कंप्लीट स्टडी प्रोवाइड करे उसे हम बोलते हैं मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स देखो, इसके कई सारे पार्ट हैं। जैसे हम देख रहे हैं मैकेनिक्स के 3 पार्ट हो गए। पहला है आपका स्टैटिक्स हो गया, दूसरा है काइनेमेटिक्स और तीसरा है डायनेमिक्स। ठीक है, तीसरा क्या हो गया? डायनेमिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं स्टैटिक्स क्या है। स्टैटिक्स वह ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो इट इज ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेस्ट। काइनेमेटिक्स तो क्या है? इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन। ठीक है, वह ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो मोशन के बारे में कंप्लीट स्टडी प्रोवाइड करे उसे हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। और डायनेमिक्स क्या है? इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ मोशन। ठीक है ना, कॉजेज ऑफ मोशन। हमने तीनों का डेफिनेशन बता दिया आपको। अभी हम बताते हैं कि जैसे हमें यहाँ पे पढ़ना क्या है, काइनेमेटिक्स पढ़ना है, हम मोशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लो कि जो मोशन हम पढ़ रहे हैं या जो काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, इस काइनेमेटिक्स में हम सिंपली ये पढ़ेंगे कि कोई बॉडी मूव कर रही है कि नहीं कर रही है। मूव कर रही है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसका एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है, इसका स्पीड कितना है, डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया, डिस्प्लेसमेंट कितना किया, ये सारी चीज़ें हम काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन बॉडी मोशन कर रही है तो क्यों मोशन कर रही है, ये हम काइनेमेटिक्स में नहीं पढ़ते। ठीक है ना, बॉडी मोशन कर रही है तो क्यों कर रही है, ये हम पढ़ते हैं डायनेमिक्स में। अब हम जानते हैं कि जैसे अगर कोई बॉडी स्थिर है, कोई बॉडी रेस्ट में है, तो उस बॉडी पे जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो बॉडी मोशन नहीं कर सकती। मीन्स डायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ मोशन, कि मोशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, या बॉडी मूव करते हुए जा रही है, स्टॉप कर गई तो क्यों स्टॉप कर गई, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे डायनेमिक्स में। ठीक है, जो कि एनएलएम जब हम स्टार्ट करेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जब हम स्टार्ट करेंगे, तो उस टाइम हम पढ़ाएंगे आपको डायनेमिक्स। अभी फिलहाल हम यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं आपको काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स का डेफिनेशन हमने बता दिया आपको। तो देर ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं मोशन से। मोशन का मतलब देखो क्या होता है, डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सपोज करते हैं पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज डी, इसको मान लिया हमने ई। ठीक है, और यहाँ पे हमने कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ले लिया। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो मोशन नहीं कर रहे होते हैं, जो रेस्ट में होते हैं, उन बॉडी को हम बोलते हैं स्टेशनरी बॉडी बोलते हैं। ठीक है, रुकी हुई बॉडी को हम क्या कहते हैं? स्टेशनरी बॉडी कहते हैं। जैसे पेड़ रुका हुआ है तो पेड़ स्टेशनरी हो गया, मैं रुका हुआ हूँ तो मैं स्टेशनरी हो गया। ठीक है ना, कोई भी रुकी हुई बॉडी होती है उसको स्टेशनरी बॉडी बोलते हैं। तो सबसे पहले समझ लो कि मोशन क्या होता है। द कंटिन्यूअस चेंज इन पोजीशन, द कंटिन्यूअस चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन। सपोज कर लो कि यहाँ से कोई कार मोशन करना स्टार्ट करती है, पॉइंट ए से कोई कार मोशन करना स्टार्ट करती है। पॉइंट ए पर इसका पोजीशन x1 है, पॉइंट बी पर इसका पोजीशन x2 है, सी पर पोजीशन x3, फिर x4, फिर x5। यानी कि ये लगातार अपने पोजीशन को क्या करते जा रही है? चेंज करते जा रही है। हम देख रहे हैं कि हमने एक स्टेशनरी बॉडी को, अगर सपोज कर लो कि यहाँ पर एक एनालाइजर मान लिया है, या फिर सपोज कर लो कि इसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, इस स्टेशनरी बॉडी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं कि ये अपने पोजीशन को लगातार क्या करता जा रहा है? चेंज करता जा रहा है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना कि जब ये पॉइंट ए पर था तो टाइम t1 था, लेकिन जैसे ही पॉइंट बी पर जाएगा तो टाइम की वैल्यू भी चेंज, यानी कि t2 हो गया, 3 पे गया तो हो गया t3, यहाँ पे आया तो t4, यहाँ पर आया तो t5। तो टाइम का वैल्यू भी लगातार क्या होता जा रहा है? चेंज होता जा रहा है। तो सिंपली कह सकते हो क्या कि द कंटिन्यूअस चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन। ओके, द कंटिन्यूअस चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन। तो कोई भी बॉडी लगातार अपने पोजीशन को चेंज करती है यदि टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे कि बॉडी मोशन कर रही है। खुद से सोचो, मैं यहाँ पॉइंट ए पर हूँ, ए से मैं मूव करके बी तक आया तो क्या कुछ टाइम लगा? अगर मैं एक स्टेप भी आगे जाऊँगा, 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर भी अगर मैं आगे जाऊँगा तो कुछ ना कुछ टाइम लगना है।
1 सेकंड का टाइम लगे, आधा सेकंड का टाइम लगे, माइक्रो सेकंड का टाइम लगे, नैनो सेकंड का टाइम लगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, क्योंकि बिना टाइम का यूज किए हम अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब कहोगे सर पोजीशन क्या है? कोई बॉडी जहाँ पर होती है, जैसे मैं यहाँ पे स्थिर हूँ तो मेरा ये पोजीशन हो गया, पॉइंट ए पे मैं स्थिर हूँ, मेरा पोजीशन ए हो गया, मैं ए से बी तक आ गया तो मेरा पोजीशन बी हो गया। ठीक है, तो सिंपली देखो यहाँ पे क्या है, हमने समझ लिया कि मोशन क्या होता है, कि द कंटिन्यूअस चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन। मोशन जो होता है देखो जनरली 2 टाइप का होता है। मोशन जनरली 2 टाइप का होता है। पहला है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, पहला हो गया यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो पहला समझते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मतलब क्या, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट शब्द दिखाई दे रहा है आपको। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है, और कांस्टेंट क्या हो सकता है, वेलोसिटी। ठीक है, यानी वह मोशन जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट हो, या वह मोशन जिसमें बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट हो, उस मोशन को हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन। या सिंपली कह सकते हो व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ कांस्टेंट रेट, ऐसे भी बोल सकते हो। या एक और डेफिनेशन बोल सकते हो, इफ अ बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्टेंस in equal intervals of time if a body travel equal distance in equal intervals of time then its motion is known as यूनिफॉर्म मोशन। जैसे सपोज कर लो कि बॉडी पॉइंट ए पर है, ए से बी तक आया और इसने 5 मीटर का दूरी ट्रेवल किया, बी से सी पर आया तो भी 5 मीटर, सी से डी पर आया तो 5 मीटर, डी से ई पर आया तो भी 5 मीटर। ठीक है, सपोज कर लो कि ए से बी तक आने में 2 सेकंड का टाइम लगा, बी से सी तक 2 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 2 सेकंड। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन दिस मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो समझ गए होंगे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है। आइए देखते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमें दिखाई दे रहा है कि वेरिएबल, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या हो गया, वेरिएबल, यानी कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। इसका वेलोसिटी कैसा होगा, वेरिएबल होगा। तो सिंपली कह सकते हो क्या कि मोशन हैविंग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर वेरिएबल वेलोसिटी इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। या फिर ऐसे भी कह सकते हो व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्ड अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है ना, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्ड अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट्स मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे बॉडी ए पर है, ए से बी तक गई, इसने 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, बी से सी तक गई 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, सी से डी तक आया 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, डी से ई तक आया 7 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, और हर जगह सिर्फ 2 सेकंड का टाइम लगता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो लगभग आप समझ गए होंगे कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है। 1 मिनट के लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, तो मैं पसीना साफ करके फिर मैं पढ़ाता हूँ आपको। अब गर्मी का मौसम है और पूरे कमरे को बंद करके पढ़ाना पड़ता है। इधर एसी का कोई व्यवस्था है नहीं, लाइट का ही भरोसा है, उसमें भी लाइट कट जाती है। ठीक है, और फ़ैन अगर चालू कर दो तो पता चलता है कि फ़ैन का वॉइस इसमें आ जाता है, तो फिर वॉइस उतना क्लियर नहीं होता, तो इसलिए थोड़ा सा परेशानी उठाना पड़ता है। तो थोड़ा आप लोग भी ध्यान दें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अंततः प्रयास करूंगा कि आपके लिए जितने भी अच्छे कंटेंट मिल सकें मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल को भी मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा आपको, और जो भी आपके सिलेबस है, सिलेबस को कंटिन्यूसली कह सकते हो, स्टेप वाइज, एक एक टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज कह सकते हो, मैं कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो ये देखते हैं यहाँ पर अगला टॉपिक है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। देखो एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि मोशन के केस में कुछ चीज़ें नेसेसरी होती हैं जिनके बगैर मोशन होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे सबसे पहला नेसेसरी फैक्टर होता है डिस्टेंस। ठीक है, सबसे पहला नेसेसरी फैक्टर क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, दूसरा होता है, ट्रेवल नहीं कह रहा हूँ यहाँ, सिंपली सिर्फ डिस्टेंस कह सकते हो। दूसरा होता है स्पीड, और तीसरा होता है टाइम। ठीक है, ये 3 नेसेसरी फैक्टर्स होते हैं जिनके बगैर मोशन का होना पॉसिबल नहीं है। अब कहोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, मैं बताऊं आपको कि अगर हमारे पास डिस्टेंस नहीं है, सपोज कर लो कि मेरे पास
एक माइक्रोमीटर का भी डिस्टेंस नहीं है, एक नैनोमीटर का भी डिस्टेंस नहीं है, तो क्या मैं मोशन कर सकता हूँ? अगर मैं थोड़ा सा भी इधर आया तो कह सकते हो कि कुछ स्टेप हम चेंज कर दिए ना, कुछ पोजीशन चेंजिंग आई कोई पोजीशन में हमारे, तो कह सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मेरे पास डिस्टेंस नहीं होगा तब तक मैं मोशन नहीं कर सकता हूँ। यानी मोशन करने के लिए डिस्टेंस चाहिए। दूसरा है स्पीड। अब देखिए स्पीड क्या होता है, आप जान रहे हैं कोई बॉडी कितना फास्ट चल रही है, कितना स्लो चल रही है, वो हम कैसे इंडिकेट करते हैं? बॉडी के स्पीड से, ठीक है। तो स्पीड भी होना चाहिए, क्योंकि यदि बॉडी का स्पीड 0 हो गया तो कहोगे कि बॉडी रेस्ट में है, ठीक है ना। अगर बॉडी का स्पीड 0 हो गया तो बॉडी कैसे होती है? रेस्ट में होती है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है टाइम, ठीक है। आप जानते हैं कि टाइम तो कभी रुकता नहीं है, टाइम निरंतर आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। अगर मैं पॉइंट ए पर हूँ, ए से जैसे ही मैं बी पर आया तो 1 सेकंड का टाइम लग गया, या आधा सेकंड का टाइम लग गया, माइक्रो सेकंड का टाइम लग गया, या नैनो सेकंड का टाइम लग गया, क्या कुछ ना कुछ तो टाइम लगा ना यार। क्योंकि जब तक टाइम नहीं लगेगा तब तक कोई बॉडी अपने पोजीशन को चेंज कर ही नहीं सकती, ठीक है। तो हमने देखा कि टोटल 3 नेसेसरी फैक्टर्स होते हैं जिनके बगैर मोशन होना पॉसिबल नहीं है, जिनमें से सबसे पहला फैक्टर डिस्टेंस ट्रेवल, दूसरा है स्पीड, और तीसरा क्या है? टाइम टेकन, ठीक है। देखिएगा डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अपने छोटे क्लासेस में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, ये बच्चों वाली चीज़ आज मैं पढ़ा रहा हूँ। ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर का आज मैं बहुत ही बेसिक बातें बता रहा हूँ आपको, इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ इस चैप्टर का, और आज इंट्रोडक्शन ही चलेगा समझ लो, और कल फिर से मैं आपके लिए एक लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, उसमें मैं और भी जो स्टैंडर्ड लेवल की चीज़ें हैं उसको भी बताऊंगा। एक एक टॉपिक वाइज ही चलेंगे हम लोग। आइए देखते हैं स्पीड क्या होता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ओके। डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन इज कॉल्ड स्पीड, और यहाँ पर टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन स्पीड, ठीक है। ये मिल जाएगा हमें टाइम। अब एक चीज़ बता दूं आपको कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता क्या है। जनरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड का डेफिनेशन देखो क्या होता है। द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ओके। द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जैसे सपोज कर लो कि बॉडी पॉइंट ए पर है और पॉइंट ए से इसे बी तक जाना है, ठीक है। कोई बॉडी पॉइंट ए पर है, इसका पोजिशन यहाँ पे एक्स आई है, एक्स आई मतलब इनिशियल पोजिशन है, और एक्स एफ तक जाना है मतलब फाइनल पोजीशन तक जाना है। ये क्या है हमारा? इनिशियल पोजीशन, और ये क्या है? फाइनल पोजीशन, ठीक है। इस कंडीशन में सपोज कर लो कि बॉडी को ए से बी तक जाने के लिए जो रास्ता है वो थोड़ा कर्व है, ठीक है ना। बॉडी इस रास्ते से ट्रेवल करके ए से बी तक जा रही है। अब आप सपोज कर लो कि अपने घर से बाहर निकलते हैं, आपको अपनी किसी एक डेस्टिनी पे जाना है, तो क्या ये ज़रूरी है कि वो रास्ता सीधा हो? ऐसा ज़रूरी तो नहीं। हम कर्व पाथ से होकर के इधर उधर रास्ते के अकॉर्डिंग हम मूव करते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो सपोज कर लो कि बॉडी पॉइंट ए से बी तक आ रही है, इस कर्व पाथ से आ रही है, तो इस कंडीशन में हम इसी दूरी को ट्रेवल करेंगे। तो जिस दूरी को हम ट्रेवल करेंगे वो कहलाएगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। तो द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। डिस्टेंस ट्रेवल कौन सी क्वांटिटी होती है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी। कहोगे सर स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? तो मैं बता दूं आपको कि क्वांटिटी जो भी होते हैं, क्वांटिटी उसके 2 नेचर हो सकते हैं, या तो वो स्केलर होगा क्वांटिटी, या तो स्केलर होगा या फिर वेक्टर होगा, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, इसमें सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नाम का कोई चीज़ नहीं होता, ठीक है ना। इसमें डायरेक्शन नहीं होता, और ना ही ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी ये फॉलो नहीं करता। तो इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। कहोगे सर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेक्टर चैप्टर का लिंक दिया हुआ है, और वेक्टर को हमने बड़े ही बेहतरीन तरीके से बताया है। एक एक टॉपिक को हमने टॉपिक वाइज पढ़ाया उसमें, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। टोटल 4 पार्ट में वीडियोज़ अवेलेबल हैं। तो आपने अगर वेक्टर को नहीं देखा तो इस मोशन को स्टार्ट करने से पहले आप वेक्टर को देख लें, बड़ी अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी इस चैप्टर में, ठीक है। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को यदि ये फॉलो नहीं करता तो हम कहेंगे कि स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी जो होगा इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, एंड ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करेगा, ठीक है। तो सिंपली कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है, डिस्टेंस ट्रेवल एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, और ना ही ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इससे डिस्प्लेसमेंट से पहले एक और बात बता दूं आपको
कि जो डिस्टेंस ट्रेवल है, डिस्टेंस ट्रेवल कभी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। बॉडी ए से बी तक जा रही है तो डिस्टेंस ट्रेवल जीरो हो जाए ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर डिस्टेंस ट्रेवल जीरो हो गया तो मतलब मोशन ही नहीं हुआ ना, क्योंकि मोशन के लिए नेसेसरी फैक्टर होता है डिस्टेंस ट्रेवल। तो जब डिस्टेंस है ही नहीं तो मोशन हुआ कहाँ, ठीक है। तो लगभग समझ गए होंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल क्या है। आइए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन, दो पोजीशन के बीच की जो सबसे छोटी दूरी होती है इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसका डेफिनेशन हमने बताया आपको कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दूसरा डेफिनेशन बताते हैं, द चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जैसे मानते हैं यहाँ पे पोजीशन एक्स आई है, ये क्या है एक्स एफ है, तो दोनों पोजीशन हम देख रहे हैं कुछ चेंजिंग आया, तो इस चेंज इन पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर मैंने एक डेल्टा शब्द लिखा हुआ है, डेल्टा। डेल्टा का मतलब समझ लेना, इसका मतलब होता है द चेंज इन, ठीक है। डेल्टा मतलब क्या होता है, द चेंज इन। अगर ये पोजीशन के साथ आया तो द चेंज इन पोजीशन, अगर ये वेलोसिटी के साथ आया द चेंज इन वेलोसिटी, मोमेंटम के साथ आया द चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो सिंपली हम डेल्टा मतलब जानते हैं होता है द चेंज इन, और डेल्टा अपॉन डेल्टा टी का मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज, ओके, द रेट ऑफ चेंज। अगर द रेट ऑफ चेंज पोजीशन के साथ आ गया तो द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, वेलोसिटी के साथ आ गया द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मोमेंटम के साथ आ गया तो द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो सिंपली आप समझ गए होंगे कि डेल्टा मतलब द चेंज इन, और जहाँ पर भी डेल्टा आ गया वहाँ पर देखो दो वैल्यू होंगे, एक होगा इनिशियल वैल्यू, दूसरा होगा फाइनल वैल्यू, और फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस करते हैं, ठीक है। तो डेल्टा मतलब डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं, एक फाइनल और दूसरा इनिशियल, और फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आपने देखा, डिस्प्लेसमेंट क्या है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, या कह सकते हो द स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन टू पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, या एक और डेफिनेशन कह सकते हो द डायरेक्शनल डिस्टेंस इज आल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो लगभग आप समझ गए होंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है। डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल कभी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे सपोज कर लो कि बॉडी यहाँ पर है, यहाँ से कोई बच्चा है, ये 100 मीटर की दूरी है, और इस 100 मीटर के रेस में यहाँ से कोई बच्चा दौड़ना स्टार्ट करता है, और ये पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, बी तक आया, और बी से फिर दौड़ते हुए वापस आ गया ए पर। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ, तो कहोगे सर 100 मीटर गया और 100 मीटर आया। इसका सेंस यह है कि 200 मीटर दूरी ट्रेवल कर लिया, यानी डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल जो होगा वो कितना हो जाएगा 200 मीटर, क्योंकि 100 मीटर गया था और 100 मीटर आया, तो 200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। मैंने तुमसे पूछा कि बता दो बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हुआ, क्योंकि बॉडी जिस पोजीशन पे थी मूव करके फिर उसी पोजीशन पर वापस आ गई। तो मतलब यहाँ पे इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है, और हम जानते हैं कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, मीन्स यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट समझ गए होंगे, तो इसको हम इरेज करते हैं। तब तक आप जो भी नोट करना चाहें इसमें से नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट गया हूँ, ठीक है। फिर हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, अपने अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है स्पीड, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड। तो देखते हैं कि स्पीड क्या होता है। अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले आपको डेफिनेशन बताया था, द स्पीड सेज द बॉडी इज मूविंग हाउ फास्ट और हाउ स्लो, ठीक है। कोई बॉडी कितना तेज है कितना धीरे मूव कर रही है, ये हम सीखते हैं इसके स्पीड से, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू, देखो क्या होता है, हम जानते हैं स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्पीड। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, ओके। स्पीड कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होगा मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है मीटर और टाइम क्या होता है सेकंड, तो मिल जाएगा मीटर पर सेकंड। और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा, डायमेंशनल फार्मूला जो होगा इसका, डायमेंशनल फार्मूला जो होगा वो होगा एल टी पे पावर -1, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस का हो गया एल और टाइम का हो गया टी, चूँकि नीचे है तो इस पे पावर -1 हो गया, तो एल टी पे पावर -1 इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया, ठीक है। और देखिएगा जो स्पीड है, स्पीड भी देखो कई पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले तो हम स्पीड को इसके यूनिफॉर्म या वेरिएबल के कैरेक्टर से डिवाइड करते हैं। तो एक हो गया हमारा यूनिफॉर्म स्पीड, यहाँ पे लिख देते हैं यूनिफॉर्म स्पीड हो गया, और दूसरा होता है
नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। देखो जो स्पीड होता है हमने अभी यहाँ पे बताया आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट स्पीड, यानी वह बॉडी जिसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा हो, वहाँ पे हम कहेंगे कि एक यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। जब किसी बॉडी का स्पीड बदलता नहीं है तो उसके क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड है। या इसी को ऐसे भी कह सकते हो कि व्हेन अ बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। यानी सिंपली कह सकते हैं आप कि कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन तभी कर सकती है जब उसका स्पीड कांस्टेंट हो, यानी कि उसका स्पीड चेंज ना हो, ठीक है। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि 5 मीटर पूरे डिस्टेंस हैं और बॉडी जो है 2 सेकंड टाइम इंटरवल में ट्रेवल कर रही है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, एज सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इसका स्पीड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम हम जानते हैं स्पीड होता है और डिस्टेंस अपॉन टाइम हम देख रहे हैं सेम है, तो हर जगह सेम होगा, तो हम कहेंगे कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है। तो व्हेन अ बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब कि यहाँ पे जो स्पीड होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, यहाँ पे स्पीड चेंज होता रहेगा, ठीक है। और अगर जब किसी बॉडी का स्पीड चेंज होता है तो हम कहेंगे कि वो बॉडी वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही है या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। जैसे अगर आप भीड़ भाड़ में चल रहे हैं, बहुत ही क्राउडेड एरिया है, क्राउडेड एरिया में यदि आप मूव कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर आपका स्पीड कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी रेस्ट में भी आप आ सकते हैं, तो वहाँ पर जो स्पीड है वेरिएबल स्पीड है, ठीक है। और उस टाइप का मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। यानी कि कह सकते हैं कि व्हेन ए बॉडी कवर्ड unequal distance in equal intervals of time then its motion is called नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे हमने देखा बॉडी पॉइंट ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई ऐसे मूव करते हुए जा रही है। यहाँ पर डिस्टेंस 5 मीटर है, बी से सी तक पहुँचने के लिए जो दूरी है ये 3 मीटर है, सी से डी तक 6 मीटर है, ये दूरी 7 मीटर है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं और सारा जो बॉडी है, बॉडी 2 ही सेकंड में मूव करी सारे के सारे डिस्टेंस को, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो स्पीड होगा हर जगह अलग अलग होगा और स्पीड हर जगह अलग अलग हुआ, मतलब यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड समझ गए होंगे। अब बताता हूँ आपको एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड हम कई सारे न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। तो देख लो, इसका डेफिनेशन तो बहुत ही छोटा सा है, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टोटल टाइम टेकन, ओके। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। यानी कि कह सकते हो वी एवरेज बराबर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टोटल टाइम टेकन, ओके। इसी को हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। जैसे सपोज कर लो कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि कोई बॉडी पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट कर रही है, ए से बी तक आई और बी से सी तक आई, ठीक है। ए से बी तक जब बॉडी जा रही है तो यहाँ पर x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, सपोज करते हैं कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया x1, और बी से सी तक जा रही है बॉडी तो x2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक है। ए से बी तक जाने में जो टाइम लग रहा है t1 टाइम लग रहा है और बी से सी जाने में जो टाइम लग रहा है t2 टाइम लग रहा है। तो इस कंडीशन में जो एवरेज स्पीड होगा, एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन t1 प्लस t2 यानी कि टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये हमारा पहला फार्मूला यहाँ पे क्रिएट हो गया। यहीं से देखो एक और फार्मूला हम जनरेट करते हैं एवरेज स्पीड का, ठीक है। अगर सपोज कर लो कि कोई बॉडी पॉइंट ए से मूव कर रही है, ए से बी तक आई और बी से सी तक आई, ठीक है। ए से जब बी तक आ रही है तो यहाँ पे इसका स्पीड v1 है और टाइम लग रहा है t1, और बी से सी तक जब आ रही है तो इसका स्पीड v2 है और टाइम बी से सी तक आने में लग रहा है t2, ठीक है। इस कंडीशन में पूछा है कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी, तो सिंपली कह सकते हो क्या, वी एवरेज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। कहोगे सर यहाँ पे तो टोटल डिस्टेंस दिया नहीं है, तो टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लो ना यार। यहाँ पर देखो कैसे फाइंड करते हैं, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो कह सकते हो कि ए से बी तक जाने के लिए जो स्पीड था v1 था, तो v1 और टाइम कितना t1 है तो v1 इंटू t1 हो गया x1 का वैल्यू, और x2 का वैल्यू देखो कितना मिल जाएगा v2 इंटू t2, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कि x1 और x2 का वैल्यू हमने निकाल लिया। और सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इस x1 और x2 की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो देखो हमें क्या मिल जाएगा, v एवरेज बराबर मिल जाएगा v1 t1 प्लस v2 t2 होल डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2, t1 प्लस
T2। अगर मान लो फॉर n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब बॉडी जो है ए से बी, बी से सी, सी से डी, ऐसे n नंबर ऑफ टर्म्स तक जा रही है, ठीक है, तो उस कंडीशन में फॉर n नंबर, फॉर n स्मॉल n लिखते हैं इधर, n नंबर ऑफ डिस्टेंसेस, ठीक है, हो जाएगा यहाँ v एवरेज बराबर v1 t1 प्लस v2 t2, सॉरी यहाँ पे प्लस लिख दिया था पहले, v2 t2 प्लस s1 प्लस vn tn होल डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 प्लस s1 प्लस tn, ठीक है। तो ये भी समझ गए होंगे कि यहाँ पे भी हम एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमने वेक्टर का सिंबल इसलिए नहीं लगाया क्योंकि स्पीड जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे वेक्टर सिंबल नहीं लगा सकते हैं। और केस थर्ड देखो, केस थर्ड का फार्मूला यहाँ पे डिराइव करते हैं। सपोज करो कि जो बॉडी है पॉइंट ए से बी तक गई और बी से सी तक गई, ठीक है, यहाँ पर जो डिस्टेंस है x1 डिस्टेंस है ए से बी तक का, और बी से सी तक का दूरी है x2। सपोज कर लो कि ए से बी जब जा रही है तो b1 स्पीड है इसका, और बी से सी तक जाने के लिए स्पीड v2 है। तो इस कंडीशन में हम कैसे टोटल वैल्यू को फाइंड करें एवरेज स्पीड के, ठीक है। तो यहाँ पर देखो v एवरेज बराबर क्या मिल जाएगा, हम जानते हैं कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन होता है। क्योंकि सर यहाँ तो टाइम का वैल्यू दिया नहीं है, t1 और t2 का वैल्यू दिया नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, t1 और t2 की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली कह सकते हो क्या, हियर t1 इक्वल्स टू क्या होता है, बताओ, टाइम टेकन बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, वही तो होता है टाइम टेकन। तो t1 का वैल्यू हो गया x1 अपॉन v1। वैसे t2 का वैल्यू देखो क्या मिल जाएगा, x2 अपॉन v2। ओके, अब सिंपली क्या कर सकते हो, इस सेकंड इक्वेशन में हम t1 की जगह पे t1 का वैल्यू रख सकते हैं और t2 की जगह पे t2 का वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइम गिवन नहीं था, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, t1 t2 के वैल्यू को फाइंड कर लिया है। तो यहाँ पे मिलेगा v एवरेज बराबर मिल जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं x1 प्लस x2, और देखो t1 की जगह पे t1 का वैल्यू रखते हैं तो x1 अपॉन v1 प्लस t2 की जगह पे लिखते हैं x2 अपॉन v2। तो लगभग आपको तीनों फार्मूले क्लियर हो चुके होंगे। अगर यही चीज़ अगर मान लो n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो क्या होगा, फॉर n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे लिख रहा हूँ, जगह का थोड़ा कमी है, चलो इधर लिख देता हूँ, फॉर n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन v एवरेज इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको x1 प्लस x2 प्लस s1 प्लस xn होल डिवाइडेड बाई x1 अपॉन v1 प्लस x2 अपॉन v2 प्लस s1 प्लस xn अपॉन vn। ओके, तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि एवरेज स्पीड के कितने फार्मूले हैं और इन फार्मूले को हम कैसे डिराइव करते हैं। तो आइए आगे इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तब तक वीडियो को पॉज करके इस डेरिवेशन को नोट कर लो। तो आइए देखते हैं एवरेज स्पीड से रिलेटेड यहाँ पे दो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है, जिससे फार्मूले में ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी आपको। जैसे देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अ कार इज मूविंग विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड अप टू 30 मिनट एंड रिमेनिंग डिस्टेंस इट कवर इन 20 मिनट विथ स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ कार, ठीक है। तो सिंपली देखो पहले क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एज वी नो दैट एवरेज स्पीड बराबर होता है, एवरेज स्पीड बराबर होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बॉडी सिर्फ दो ही टाइम जो है ट्रेवल कर रही है, यानी कि कह सकते हो बॉडी पॉइंट ए से बी तक जा रही है, ए से बी तक जा रही है और बी से सी जा रही है। यहाँ पर देखो x1 x2 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यानी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं दिया हुआ है, सिर्फ क्या दिया, स्पीड और टाइम दिया हुआ है। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x1 और x2 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हियर x1 कितना है बोलो, हो जाएगा आपका 10 इंटू, अच्छा ये देखो मिनट में दिया हुआ है, जो टाइम है, टाइम किस में दिया है, मिनट में, इसको पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करने 60 से देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 मिनट है, 60 से मल्टीप्लाई किया सेकंड में आ गया, तो 6 3 जा 18 और 1 2 3 यानी 18,000 मीटर हो गया, ठीक है। और x2 देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, यानी स्पीड कितना है 20, सॉरी स्पीड है 15, तो यहाँ पे लिख लिया 15 इंटू टाइम कितना 20 मिनट दिया हुआ है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो मिल जाएगा 15 टू द 36 जा 180, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे मिल जाएगा आपको फी एवरेज बराबर, देखो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ पे x1 की जगह पे लिख सकते हैं 18,000 प्लस
18,000, x2 का भी वैल्यू इतना ही आ गया, ठीक है। और t1 का वैल्यू देखो कितना हो जाएगा, t1 का वैल्यू दिया हुआ हमारा 30 मिनट दिया है, तो 30 इंटू 60 यानी सेकंड में हमें इसे कन्वर्ट करना, अभी जस्ट मैंने बताया आपको। तो टाइम का वैल्यू देखो कितना है, यहाँ पर देखते हैं 1800 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर टाइम का वैल्यू कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा, ठीक है, सेकंड हो गया। तो अब इसको जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 36,000 हो गया मीटर अपॉन, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो मिल जाएगा 3000 सेकंड हो गया, ठीक है। अब देखेंगे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया और यहाँ पे मिल जाएगा आपको 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यानी कि सिंपली कह सकते हो कि यहाँ पर एवरेज स्पीड ऑफ कार मिल गया 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ कार। सेकंड केस में हम सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ बॉडी इज मूविंग विथ स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर एंड कवर हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, रिमेनिंग डिस्टेंस इट कवर विथ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ बॉडी। यानी कह रहा है क्या कि अगर कोई बॉडी सपोज कर लो पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट कर रही है, ए से बी तक आई और बी से सी तक आई, ठीक है। ए से बी तक जाने के लिए कह रहा है कि ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और बी से सी तक जब जा रहा है तो इसका स्पीड कितना 60 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा और ध्यान देना, कह रहा है कि ये आधा दूरी यानी टोटल डिस्टेंस का आधा, सपोज करते हैं कि टोटल डिस्टेंस हमारा x है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना हमने मान लिया x मान लिया, तो x का आधा मतलब आधे दूरी को ये ट्रेवल कर रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो बचा हुआ आधा दूरी है इसको ट्रेवल कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम जानते हैं एज वी नो दैट एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। अच्छा टोटल डिस्टेंस कितना हमने माना था x अपॉन टोटल टाइम टेकन, यहाँ पे टाइम तो दिया नहीं है बच्चों, ठीक है, तो पहले टाइम का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। चलो अभी पहले लिखते हैं t1 प्लस t2, ये टाइम हमने मान लिया t1 और यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम मान लिया t2, तो यहाँ पे सिंपली लिखते हैं v एवरेज बराबर मिल जाएगा x अपॉन, देखो जरा t1 का वैल्यू क्या आएगा, इधर लिखते हैं t1 बराबर हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन स्पीड, यानी मिल जाएगा आपको x अपॉन 100 आवर, ठीक है। और t2 देखो कितना मिल जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी मिल जाएगा x अपॉन 120 आवर। तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या x अपॉन 100 प्लस x अपॉन 120, ठीक है। इसमें देखो v एवरेज मिलेगा आपको x अपॉन, इन दोनों में देखो x कॉमन मिल गया, बाहर निकालो, यहाँ मिला 1 अपॉन 100 प्लस 1 अपॉन 120, ठीक है। यहाँ पे देखो x कैंसिल हो गया, इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए आप यहाँ पे 100 और 120 का, तो मिल जाएगा आपको आई थिंक 600 मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा 600 मिल जाएगा। तो 100 से हम जानते हैं 6 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 6 प्लस 12 से हम जानते हैं कट जाएगा कितने बार में 5 बार में, ठीक है। यहाँ पे मिल गया 5, यहाँ पे 1 है, 600 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो मिला 600 अपॉन 5 और 6 मिलकर कितना हो गया 11, यानी 600 अपॉन 11 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड हो गया, ठीक है। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आता है। 600 है, 11 से डिवाइड किया, 11 5 जा 55, बच गया 5, फिर 11 4 जा 44, यहाँ पे बचा 6, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, फिर 5 4, ठीक है। तो लगभग इसका कितना आ जाएगा 54.54 किलोमीटर पर आवर इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ बॉडी, ठीक है। तो एक फ्रैक्शनल फॉर्म में हमने निकाला है और एक डेसिमल के फॉर्म में यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लिया एवरेज स्पीड का, ठीक है। मैं हट गया हूँ, तब तक आप इसे नोट कर लें अगर आपने इसे सॉल्व नहीं किया था तो, ठीक है। और इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपने इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर के 12 तक के एकेडमिक वीडियोज़ को अपलोड करता हूँ, जो कि NCERT पैटर्न को फॉलो करता है, और BSc के कह सकते हो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर इनके भी लेक्चर्स को मैं अपलोड करता हूँ, और जो कि बिल्कुल ही टॉपिक वाइज या कह सकते हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम जो भी सिलेबस है उनका सिलेबस को फॉलो करते हुए मैं चलता हूँ, और चैप्टर वाइज मैं एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करता हूँ। तो आज हमें लगता है कि आपको आज का लेक्चर बहुत ही बेहतरीन समझ में आया होगा, और इतनी रात को इतने गर्मी में मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो एक लाइक का हकदार तो होता ही हूँ यार। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी हमारे लेक्चर्स का लाभ मिल सके। तो तब तक के लिए विदा लेता हूँ, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद गाइस।